Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will discuss 7th video of the mock test series of the UPSC CSE preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. 61st क्वेश्चन से, द प्रोजेक्ट सनराइज रिसेंटली इन द न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सनराइज प्रोजेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, तो आपको अपना आंसर मार्क करना है कौन सा आंसर है. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसा कि आप EPF एग्ज़ाम में देख चुके होंगे, जितने भी मैंने प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस EPF के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ऐसे ही करंट से उठा के आपके UPCS बोर्ड में आएंगे और ऐसे ही UPSC प्री में आएंगे. स्टार्ट करते हैं. ए है प्रमोशन ऑफ द सनराइज इंडस्ट्री. बी है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी पोटेंशियल. सी है टैकलिंग HIV एड्स. डी है डबलिंग फार्मर इनकम थ्रू दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर. तो इसका आंसर सी है. द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट सनराइज इनिशिएटिव टू फाइट द राइजिंग HIV प्रीवलेंस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादा HIV फैल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट सनराइज, क्योंकि हमारा सूर्य उधर से उगता है. इस बेस पे हमें उसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सनराइज. स्पेशली अमंग द पीपल इंजेक्टिंग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं नशे के लिए, तो उनके लिए है. विद इट इज़ एम टू डायग्नोस 90% ऑफ द सच ड्रग एडिक्ट्स विद द HIV. तो डायग्नोस करना है, उनका टेस्ट करना है जो इंजेक्शन लेते हैं. पुट दैम अंडर द ट्रीटमेंट बाई 2020 तक उनको ट्रीटमेंट में लेके आना है. HIV एड्स फॉर द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड इट कोजेज एड्स. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to the healthy person when the both use same needle for the injecting drugs. As per the India HIV estimation 2017 report, HIV prevalence in India among adults मतलब जो 15 साल से 49 साल तक हैं, is estimated at 0.22%. The adult HIV prevalence at the national level has continued its steady decline from the estimated peak of 0.38. मतलब 0.38 पीक थी, उससे नीचे आ गया, 0.22 आ गया. इन 2001 टू जो 0.238 थी पीक में था 2001 से 3 के बीच में, 2017 तक डिक्लाइन हो चुका है, 0.22 आ चुका है. इन 2017 मिजोरम हैज़ सोन द हाईएस्ट एस्टिमेट अडल्ट HIV प्रिवलेंस 2.04. मिजोरम में सबसे ज़्यादा थे, फॉलोड बाय मणिपुर एंड नागालैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा फैला हुआ है HIV, तो उसको कर्ब करने के लिए सनराइज प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है इट रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल. पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है. सेकेंड है इट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस. प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सजेस्ट किया. द थर्ड है द इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया वाज वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन. फेडरल मतलब वही मान लो सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट पैरेलल में चलनी चाहिए, वैसे फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन थी. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. एज पर ए प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन का ही नाम ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कौन सा था. साइमन कमीशन वाज टू बी अपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ द 10 year आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट, इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सजेस्ट फ्रेश रिफॉर्म्स. तो फ्रेश रिफॉर्म्स इसने बताए, सुधार बताए. फर्स्ट है
द कमीशन रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंट्रल लेवल पर होती है उसको रिजेक्ट कर दिया। द गवर्नर जनरल वाज टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। गवर्नर जनरल के पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट पे पूरा कंप्लीट कंट्रोल है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंस। डायरकी मतलब द्वि शासन। द्वि शासन मतलब जैसे विधानसभा और आपका विधानसभा और आपकी विधान परिषद होती है, वैसे उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट रिकमेंडेड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द form of the government in India in order to cope with the diversity of the country. However, it did not recommend its immediate implementation and suggested a consultative council of the Greater India, including representatives of the both British province as well as the provincial states should be established. तो इसने क्या रिकमेंड किया? फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया टू कोप विद द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हाउएवर इट डिड नॉट रिकमेंड इट्स इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, सजेस्ट किया कंसल्टेटिव कैरियर ऑफ द ग्रेटर इंडिया इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोथ प्रोविंस एज द प्रिंसिपल स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पावर एंड फंक्शन के बारे में बात की गई है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के। फर्स्ट है, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने कंडक्ट किए पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के या लोकल गवर्नमेंट के। सेकेंड है, इट रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल। रजिस्टर वोटर हैं उनको मतलब रजिस्टर करता है एलिजिबल वोटर को और इलेक्टोरल रोल बनाता है। इट ग्रांट्स रिकमेंडेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज द नेशनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी रिकग्नाइज की गई है उनको ग्रांट्स देता है, कुछ पैसे देता है। इट डज नॉट हैव द पावर टू कैंसिल पोल्स इन द केस ऑफ द टेम्परिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ अगर वो छेड़छाड़ हुई तो कैंसिल नहीं कर सकता। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका आंसर बी है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is an autonomous constitutional body responsible for the administrated union and state election process in India. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया and office of the president, vice president of the in the country. It does not conduct election to the local bodies का state election board बनाता है। The election to the local body is responsible state election commission. Second statement correct है। It register all the eligible voters and also prepare updates the electoral rolls. Third statement correct है। It grants recognition to the political parties of the national party as national party. At present there are 8 national parties in India. 8 हैं अब तक national parties। तो नेशनल पार्टीज़ की क्या कंडीशनैलिटी होती है प्लीज़ आप कमेंट में सेक्शन में डालिए। इससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कितना टोटल वोट शेयर्स का कितनी सीट आनी चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन आपको नीचे डालना कमेंट में। फोर्थ है इनकरेक्ट। इट हैज़ पावर टू कैंसल द पोल्स इन केस ऑफ द टेम्परिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन ए बूथ इन द रताबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ असम। The electronic voting machine used to cast ballots was found in the car belonging to the political party. एक political party के कैंडिडेट के कार में थी वो EVM, असम में रताबारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डिकेड्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो जैसे 2001 से 10 तक डिकेड होता है 10 साल, तो इसको डेजिग्नेशन दिया गया यूएन डिकेड ऑन द बायोडाइवर्सिटी। 2010 से 20 तक यूएन डिकेड फॉर द डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। 21 से 30 तक यूएन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। कौन सा पेयर करेक्ट मैच है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। पेयर 1 इनकरेक्टली मैच है। The United Nations General Assembly declared the period 2011 to 2020 as the United Nations Decade on the Biodiversity to promote the implementation of the strategic plan on the biodiversity.
its overall vision of the living in the harmony with the nature. The aim is to mainstream diversity at the different levels. The United Nations General Assembly declared the period 2001 to 10 as the International Decade for the Culture, Peace and Non-Violence of the Children of the World. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया गया पीरियड को, टाइम पीरियड को 2001 से 10 तक एज ए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इन द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन. 2001 से 10 तक चिल्ड्रन के नाम कर दिया कि उनके खिलाफ वायलेंस नहीं होना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है. यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द डेजर्ट्स, तो 10 से 20 तक डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए. ड्राई लैंड्स सूखते हुए जा रही हैं, ज़मीन बंजर हो रही हैं. थर्ड है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ प्रोक्लेम्ड 2021 से 30 तक क्या बना गया. यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. It aims to massively scale up the restoration of degraded, destroyed ecosystem as a proven measure of the fight the climate crisis, enhance food security and water supply and biodiversity. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Friction is the force which resists the relative motion of the objects sliding against each other. फ्रिक्शन क्या है? दो बॉडी एक दूसरे से घिसती हैं तो उनको रोकने के लिए है. इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एम्प्लॉयड बाय द प्लेयर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन वाइल प्लेइंग. तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जब खेलते हैं प्लेयर तो क्या करते हैं. फर्स्ट है कैरम प्लेयर स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑफ द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं. जिमनास्ट अप्लाइंग पाउडर ऑन देयर हैंड्स. कबड्डी प्लेयर एंड मड रेसलर रबिंग देयर हैंड्स विद द सोइल्स. मिट्टी में हाथ लगाते हैं पसीना आने पे. फोर्थ है वेट लिफ्टर्स रबिंग देयर हैंड्स विद द मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. मतलब फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ. इसका सॉल्यूशन सी है. फ्रिक्शन इज फोर्स resisting the relative motion of the objects sliding against each other. First statement incorrect है. Carom players sprinkle powder on the carom board to reduce the friction, sprinkling on the power fields and rough spots on the carom board surface. Hence the surface becomes smoother and so friction will be reduced. Second statement correct है. Gymnasts apply magnesium carbonate powder on their hands to increase friction for the better grip. ग्रिप बढ़ाने के लिए जिमनास्ट क्या करते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर लगाते हैं. इट ड्राइज एनी स्वेट, पसीना आपका सूख लेता है ऑन द जिमनास्टिक हैंड्स एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्लीपिंग ऑफ द जिमनास्ट व्हेन दे स्विंग ऑन द अनइवन और पैरेलल बार्स. तो उनको हाथ फिसलने से बचाते हैं. पैरेलल बार पे वो वर्कआउट करते हैं. कबड्डी प्लेयर और मड प्लेयर हैं, हाथों में मिट्टी रगड़ते हैं क्योंकि उससे उसके पसीना आने से फ्रिक्शन मतलब कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए. वेट लिफ्टर अपने मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर से हाथों को संलिप्त कर लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सब प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर. नेशनल प्रोग्राम फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर. प्रोजेक्ट फसल, प्रोजेक्ट नादम्स, प्रोजेक्ट चमन, प्रोजेक्ट किसान. कौन सा इसके लिए किस खेती के लिए यूज किया जाता है? एग्री स्पेस का. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका सॉल्यूशन डी है. द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च ए न्यू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज़ ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर. नापस्टा बोलते हैं. एनविसाजिंग इंटीग्रेटेड यूज ऑफ जियो स्पेशल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग मैपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर. द प्रोग्राम हैज़ फॉर द सब प्रोग्राम्स कैटेगरी टू वेरियस एरिया सच एज क्रॉप मॉनिटरिंग, असेसमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन एंड नेविगेशन एप्लीकेशन. इसमें फॉलोइंग प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? फसल, forecasting agriculture output using space agro-meteorological land-based observation for cropping forecasting. फसल की क्या फुल फॉर्म होती है? forecasting agricultural output using space agro-meteorological land-based observation for the crop forecasting. मतलब एक तो स्पेस का यूज़ कर लेते हैं या फिर मेट्रोलॉजिकल चीज़ का या लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर लेते हैं कितनी आगे फसल होगी, क्योंकि उसको स्टोरेशन वगैरह करना है. ना डैम्स क्या है?
नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट ऑफ एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कितना सूखा पड़ेगा। ड्रॉट, डी से ड्रॉट याद रख लेंगे, ना डैम्स। चमन है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर एंड असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। चमन का है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर एंड असेसमेंट फॉर हॉर्टिकल्चरल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। किसान सीक क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, किसान की फुल फॉर्म ये है, किसान इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन प्लानिंग, फसल का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है ऑल द हाई कोर्ट्स हैव द सेम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जितने भी हाई कोर्ट हैं क्या उनका सेम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। सेकेंड है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थर्ड है सेंट्रल लॉज आर द आउटसाइड इट्स ज्यूरिडिक्शन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टांस, मतलब हाई कोर्ट को पहले इंस्टांस में सुनने की है, अपील को सुनने की इसकी पावर नहीं है। एवरी मतलब फर्स्ट इंस्टांस में पहले ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो बोलते हैं कि पहली मतलब आप पहली बार में ही आपका वहाँ केस जा रहा है। एवरी हाई कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन द revenue matters like article 2 to 5 as well as those relating to the admiralty, matrimony, probate, contempt of court, election petition. However, the high court of Delhi, Bombay and Calcutta, Madras have original civil jurisdiction in cases of the higher value. तो इन कोर्ट की अलग पावर होती है, दिल्ली की, बॉम्बे की, कलकत्ता की, मद्रास की। हैंस ऑल हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव सेम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो उनका सेम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। चार के पास पावर ज़्यादा है जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 32 इज ए फंडामेंटल राइट विच एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओनली फंडामेंटल राइट के लिए रिट्स जारी कर सकते हैं। मैंडमस है, आपकी जो भी चारों हैं सरसोरी हैं तो उनको जारी कर सकता है। आर्टिकल 2 to 6 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट्स। हैंस रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट की बजाय। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, द सेम कोर्ट्स एनफोर्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, दस द हाई कोर्ट हैज़ जुडिक्शन ओवर सेंट्रल लॉज के ऊपर भी है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द जोनल काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है दे आर द स्टेटूटरी बॉडी, क्या ये लॉ के द्वारा बनाई गई हैं जोनल काउंसिल। सेकंड है दे आर द 5 जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द चेयरमैनशिप इज रोटेटेड अमंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग द रिस्पेक्टिव जोनल काउंसिल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ द जोनल काउंसिल वाज mooted in 1956 by the Jawaharlal Nehru to develop the habit of the cooperative working among the states. First statement correct है। The zonal council are the statutory bodies set up under the States Reorganization Act 1956. Second statement incorrect है। These are the 6 zonal council comprising all the states and the Union Territory of India. 5 councils set up originally under the State Reorganization Act 1956 and the 6th being North East Council was set up in the separately later under the North East Council Act 1973 which comprises Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Nagaland. The state of the Sikkim has also been included in the North East Council of the North East Council Amendment Act 2002. तो इसका क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972 में पास किया गया था। उसमें कौन कौन से हैं, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय। तो डबल ए से याद रखते हैं, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश डबल ए से याद रख लो, मणिपुर, मिजोरम डबल एम एंड मेघालय ट्रिपल एम से याद कर लो, और त्रिपुरा, नागालैंड। द स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में अमेंडमेंट करके सिक्किम को भी इंक्लूड कर दिया गया है। 1956 में ये है। तो 5 काउंसिल्स सेटअप की गई थी। जैसे देर आर दी 6 जोन, अब फिलहाल 6 जोनल काउंसिल हैं
कंप्राइजिंग ऑल द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। 5 काउंसिल सेटअप इन दी 1956 में सेटअप की गई थी, और एंड द 6th बीइंग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, छठी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, सेपरेटली 1972 के एक्ट में की गई थी, तो इनमें डिफरेंस है। और 2002 में सिक्किम को भी ऐड कर दिया गया, यही बात है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द ईच हाउस ऑफ दिस काउंसिल। तो होम मिनिस्टर ईच हाउस जो काउंसिल के हैं चेयरमैन होते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग ईच जोन इज एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द जोन कॉलेज ऑफ दैट फॉर दैट जोन रोटेशन, ईच होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशन पे 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the organization Fauna and Flora International, which of the following statements is or are correct? It is established under the aegis of the Convention of the Biological Diversity. Second है, it has undertaken Operation Oryx for the captive breeding of the Arabian Oryx. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नॉट टू। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फ्लोरा एंड फोना इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन चैरिटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1903। 1903 में ओल्डेस्ट कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है वो है ये। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइंड मच लेटर द अर्थ समिट। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में साइन हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में कन्वेंशन हुआ था। हेंस FFI इज नॉट एस्टैब्लिश विद द CBD। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑपरेशन ओरेक्स इज वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्लैगशिप कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट अंडर द बाई FFI for the conservation of the Arabian oryx, which was extincted in the wild in 1972. FFI has pioneered some of the first captive breeding programs during the 20th century. Next question पे चलते हैं। The term additive manufacturing was recently in the news related to the AM. क्या है? A है importing various components of a product from the different countries assembling them under single roof. कंपोनेंट्स बाहर से लेके आओ, सिंगल रूफ के अंदर उसको मैन्युफैक्चर कर दो। टेक्नोलॉजी दैट कंस्ट्रक्ट्स ए 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 3D मॉडल। सी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाई स्पीड स्टील बाय एडिंग प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ द कार्बन टू इट। और डी है इट इज़ ए क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन मैन्युफैक्चरिंग टूल इंक्रीजिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन। क्रायोजेनिक होता है जो कम टेम्परेचर रखे। तो इसका सॉल्यूशन बी है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग इज द टेक्नोलॉजी दैट कंस्ट्रक्ट्स ए 3-dimensional प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट कंपोनेंट फ्रॉम ए डिजिटल 3D मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटो कैड आपने सुना होगा। मॉडल बाय एडिंग द मटेरियल लेयर बाय लेयर। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइक मशीनिंग एज subtractive in nature, which involves removing part of a block or material in order to create desired shape. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Because question यही आने हैं और आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, तो आपको एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।